आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? डीप अर्थ माइनिंग या गहन पृथ्वी खनन, भूकंपीय तरंगें, उल्कापिंड, ज्वालामुखी विस्फोट। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोतों में डीप अर्थ माइनिंग और ज्वालामुखी विस्फोट शामिल हैं। वहीं भूकंपीय तरंगें और उल्कापिंड जो हैं पृथ्वी के बारे में जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। डीप अर्थ माइनिंग में पृथ्वी की सतह से कोई छेद या फिर कोई गड्ढा करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। वहीं ज्वालामुखी विस्फोट में पृथ्वी के भीतर से तरल मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, तो जिसके अध्ययन के जरिए हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीप अर्थ माइनिंग और ज्वालामुखी विस्फोट जो हैं ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं। वही भूकंपीय तरंगें और उल्कापिंड जो हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, 1 और 4। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तापमान, दाब और घनत्व सतह से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्वाकर्षण विसंगति पृथ्वी के क्रस्ट में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण के बारे में जानकारी देती है। आपको यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है। देखिए, यहाँ पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। तापमान, दाब और घनत्व सतह से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ध्रुवों के पास गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा के पास यह कम होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। गुरुत्वाकर्षण विसंगति पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर द्रव्यमान के असमान वितरण, यानी पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ हैं उनके असमान वितरण की वजह से ऐसा होता है। गुरुत्वाकर्षण विसंगति पृथ्वी के क्रस्ट में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण के बारे में हमें जानकारी देती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड का ए, 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रस्ट पृथ्वी के आयतन का 50% निर्मित करता है। इसके बाद मेंटल होता है जो पृथ्वी के आयतन का 30% निर्मित करता है। महाद्वीपीय क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है, जबकि सागरी क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से। मोहोरोबिक असत्ता या असंबद्धता क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के बीच की सीमा बनाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इसकी सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के बाद मेंटल आता है और मेंटल के बाद जो है कोर आता है। तो क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और यह पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का लगभग 1% होती है। मेंटल जो है यह क्रस्ट और कोर के बीच की परत है और यह संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% निर्मित करती है। कोर जो है संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का लगभग 16% होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। तो इसको क्या बोल देते हैं? इसको सियाल बोलते हैं, इसको सियाल कहते हैं। और वहीं जो महासागरीय क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, उसको कई बार हम लोग सीमा बोल देते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। मोहोरोबिक असत्ता या मोह असंबद्धता क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर। देखिए, एस्थेनोस्फीयर जो है मेंटल की ऊपरी परत होती है। मेंटल का जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। तो मोहोरोबिक जो असत्ता है ये क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के बीच की सीमा बनाती है और यहां भूकंपीय वेग में असंतुलन होता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। देखिए, एस्थेनोस्फीयर जो है ये तरल अवस्था में होती है और इसके ऊपर जो है प्लेटें होती हैं। पृथ्वी की जो 6 प्लेटें हैं वो प्लेटें इसके ऊपर ही होती हैं। चूंकि ये तरल अवस्था में है इसकी वजह से प्लेटों में संचलन होता है और प्लेटों में संचलन होने की वजह से भूकंप आते हैं। तो यहां पर आपका दूसरा तीसरा कथन सही है। तो सही आंसर है यहां पर तीसरे का डी वाला, यानी 2 और 3। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? एक तरफ चट्टानें दी हुई हैं और दूसरी तरफ इनके प्रकार दिए हुए हैं। स्लेट और पेरिडोटाइट, अवसादी चट्टान, नीस और सिस्ट, आग्नेय चट्टान, पैग्माटाइट और सेल, रूपांतरित चट्टान। देखिए, यहां पर पहले वाले विकल्प में पेरिडोटाइट जो है ये एक आग्नेय चट्टान है। वहीं स्लेट जो है ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। तो आपका पहला वाला तो गलत हो गया। नीस और सिस्ट की बात करें तो नीस और सिस्ट जो है
ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। पैग्माटाइट की बात करें, देखिए पैग्माटाइट जो है एक आग्नेय चट्टान है, यानी ये आग्नेय है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। तो ये जो है आग्नेय है, और सेल जो है ये अवसादी का उदाहरण है। तो यहां पर आपके सेकंड वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है, यानी यहां पर कोई भी सही नहीं है। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल शामिल हैं। वहीं आग्नेय चट्टानों में एंडीसाइट, बेसाल्ट, डेसाइट, ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, पैग्माटाइट और पेरिडोटाइट ये जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानों में फाइलाइट, सिस्ल, नीस, क्वार्टजाइट और संगमरमर ये शामिल हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा चौथे का सी, यानी कोई भी नहीं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी का आकार भू-आभ या जियोइड है। उत्तरी ध्रुव एक अक्षांश है। पृथ्वी के आकार के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक तापमान घटता जाता है। आपको यहां पर सही कथनों का चुनाव करना है। यहां पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी का आकार भू-आभ या जियोइड है, अर्थात पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उभरी हुई है। उत्तरी ध्रुव एक अक्षांश है। देखिए सेकंड वाला कथन ये भी सही है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जा रही है उसको हम लोग इक्वेटर लाइन या फिर विषुवतीय रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से ऊपर नॉर्थ पोल तक और ऐसे ही साउथ पोल तक 90-90 अक्षांश हैं। 90 अक्षांश ऊपर हैं और 90 अक्षांश नीचे हैं, यानी जो नॉर्थ पोल है वो भी अपने आप में एक अक्षांश है, ऐसे साउथ पोल जो है वो भी अपने आप में एक अक्षांश है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, उत्तरी ध्रुव एक अक्षांश है। यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये भी सही है। भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान जो है पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है। यह पृथ्वी के गोलाकार आकार और पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की स्थिति की वजह से होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक प्रति इकाई क्षेत्र ऊर्जा जो होती है कम मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा को सीधी सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं सूर्य की किरणें जो है तिरछी या फिर टेढ़ी हो जाती हैं। इसकी वजह से ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश सीधा न मिल पाने की वजह से वहां पर ऊर्जा जो है कम मात्रा में प्राप्त होती है। इस वजह से ध्रुवों की तरफ तापमान कम होता है। तो यहां पर आपका तीनों ही कथन सही है। तो सही आंसर है पांचवें का सी वाला, यानी 1, 2 और 3। छठवां प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। एक तरफ योजना दी हुई है, दूसरी तरफ उसके उद्देश्य दिए हुए हैं। जल शक्ति अभियान प्रथम, जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए अभियान, अमृत, 500 मिशन शहरों में जलापूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज, जल जीवन मिशन, नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल उपलब्ध कराना। दिए गए कथनों में से कौन सा सही सम्मिलित है? जल शक्ति अभियान की बात करें तो जल शक्ति अभियान देश के 256 जल संकट वाले जिलों में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अमृत की बात करें तो भारत सरकार ने सन 2015 में जल केंद्रित राष्ट्रीय शहरी मिशन के रूप में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य 500 मिशन शहरों में 5 साल के लिए पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज हासिल करना था और इसे मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार को सन 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन यह भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो सही आंसर है छठवें का डी, यानी 1, 2 और 3। सातवां प्रश्न है आपका, सर्क, हैंगिंग वैली, अरेटे और हॉर्न निम्नलिखित में से किस भू आकृतियों से संबंधित हैं? फ्लूवियल या नदी अपर्दित भू आकृतियां, हिमनद अपर्दित भू आकृतियां, समुद्री निक्षेपित भू आकृतियां, फ्लूवियल निक्षेपित भू आकृतियां। सर्क, हैंगिंग वैली, अरेत और हॉर्न जो है ये हिमनद अपर्दित भू आकृतियां हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सातवें का बी वाला। यहां पर मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हैंगिंग वैली है, ये अरेत है, यहां पर ये अरेत आप देख पा रहे हैं, हॉर्न है ये वाला, ठीक है। तो ये सब जो आकृतियां हैं ये ग्लेशियल टोपोग्राफी हैं, यानी कि बर्फ से निर्मित भू आकृतियां हैं। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर है सातवें का बी। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तापमान की वार्षिक सीमा परास प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर में अधिक है। तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में तापमान की वार्षिक सीमा परास अधिक है। आपको यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर आपका पहला कथन सही है। प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर में तापमान की वार्षिक सीमा अधिक है, क्योंकि प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर जो है छोटा है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। भूमि और जल के बीच ऊष्मीय अंतर के कारण तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के आंतरिक हिस्सों में तापमान की वार्षिक सीमा अधिक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर 8वें का सी, दोनों 1 और 2। 9वां प्रश्न है, तापमान व्युत्क्रमण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां आदर्श हैं? वायु की आरोही गति, लंबी रातें, साफ आसमान, वायु की अवरोही गति। आपको यहाँ पर सही कोड का चुनाव करना है। आमतौर पर सामान्य ह्रास दर पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान कम हो जाता है। कई बार यह स्थिति उलट जाती है और सामान्य ह्रास दर जो है इसके विपरीत हो जाती है। इसी घटना को तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। तापमान व्युत्क्रमण के लिए जो आदर्श स्थितियां हैं उनमें लंबी रातें, साफ आसमान का होना और वायु की अवरोही गति है। वायु की आरोही गति इसमें नहीं है। लंबी रातें ताकि बहिर्गामी विकिरण प्रवेशी विकिरण से अधिक हो जाए। साफ आसमान जो विकिरण के अबाधित पलायन की अनुमति देता है। यहाँ पर वायु की जो अवरोही गति है, तो अवरोही गति जो है स्थिर परिस्थितियों का निर्माण करती है और ये वायु के तापमान व्युत्क्रमण के गठन के लिए अनुकूल दशाएं क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 सही है। तो सही आंसर है 9वें का डी वाला, यानी कि 2, 3 और 4। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारिक पवनें स्थायी पूर्व से पश्चिम प्रचलित पवनें हैं जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बहती हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल व्यापारिक पवन पेटी के भीतर महाद्वीपों के पश्चिमी सीमा पर पाए जाते हैं। आपको यहां पर सही कथनों का चुनाव करना है। व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलने वाली पवनें हैं। चूंकि ये पवनें मुख्य रूप से पूर्व से चलती हैं, इसलिए इन्हें उष्णकटिबंधीय पूर्वी व्यापारिक पवन भी कहते हैं। देखिए, आप लोग उपोष्णकटिबंध जानते होंगे। ये आपकी इक्वेटर लाइन रही और ये ऊपर आपका जो है उत्तरी गोलार्ध है और नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ये जो रेखा है 23.5 अंश वाली, तो 23.5 अंश उत्तरी रेखा को कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो देखिए, 23.5 अंश उत्तरी रेखा के ऊपर यानी 30 अंश इसके बीच का जो क्षेत्र है ये उपोष्णकटिबंध है। और सेम ऐसे भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 अंश यानी 23.5 अंश दक्षिणी से लेकर 30 अंश दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है इसको उपोष्णकटिबंध बोलते हैं। तो ये व्यापारिक पवनें यहीं से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, यहां से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो है पूर्व की ओर से चलती हैं। तो पूर्व की ओर से चलने की वजह से अपने साथ ये समुद्र की नमी भी साथ में ले आती हैं। तो ये महाद्वीपों के पूर्वी वाले इलाके में तो अच्छी खासी वर्षा कर देती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं इनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। तो नमी की मात्रा कम होने की वजह से ये महाद्वीपों के पश्चिमी वाले हिस्से में बारिश नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से पश्चिमी वाले हिस्से सूखे रह जाते हैं और वहां पर मरुस्थल क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो सही आंसर है 10वें का सी, यानी दोनों 1 और 2। 11वां प्रश्न है, ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अधिक घनत्व के कारण ब्लैक होल मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रदर्शित करते हैं। कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरणों को छोड़कर कोई भी कण ब्लैक होल से नहीं बच सकता है। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल की सीमा को चिन्हित करता है। आपको यहां पर सही कथनों का चुनाव करना है। एक ब्लैक होल बहुत अधिक घनत्व के कारण एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रदर्शित करता है, जिससे ना तो कोई कण और ना ही विद्युत चुंबकीय विकिरण इससे बच सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है और सेकंड वाला गलत हो जाएगा। देखिए, इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना ज्यादा होता है, इससे ना तो कोई कण बच सकता है और ना ही कोई चुंबकीय विकिरण। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला आपका सही है। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल की सीमा को चिन्हित करने वाली सीमा है। इवेंट होराइजन पर पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है। तो यहां पर आपका 1 और 3 सही है। तो सही आंसर है 11 का बी, 1 और 3। 12वां प्रश्न है, यह एक रेशेदार
यानी बालों की तरह या चिकने रूप के साथ पारदर्शी पतले श्वेत चादर जैसे होते हैं। उन्हें उच्च बादलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ये बादल आमतौर पर सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त बिंदु निम्नलिखित में से किस बादल को संदर्भित करते हैं? पच्छाव स्तरी, स्तरी कपासी, पक्षाव, पक्षाव कपासी। देखिए यहाँ पर पच्छाव स्तरी मेघों की बात हो रही है। पच्छाव स्तरी मेघ पतले श्वेत चादर जैसे मेघ होते हैं जो लगभग समस्त आकाश को घेरते हैं। सामान्यतः ये मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल बनाते हैं। सामान्यतः ये आने वाले तूफान के लक्षण के रूप में सूचना देते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 12 का ए वाला, पच्छाव स्तरी मेघ। 13वां प्रश्न है, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल की ऊपरी परतों के माध्यम से क्षैतिज रूप से बहने वाली एक भूस्थैतिक पवन है। जेट धाराएं दोनों गोलार्धों के पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती हैं। इनमें मौसमी भिन्नताएं होती हैं और सूर्य की स्पष्ट गति के साथ बदलाव होता है। यहां पर आपका पहला कथन सही है। जेट स्ट्रीम आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्षोभमंडल की ऊपरी परतों के माध्यम से क्षैतिज रूप से बहने वाली एक भूविक्षेपी पवन है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं जो हैं ये उच्च वेग वाली पवनें हैं जो कि 400 से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है कि जेट धाराएं दोनों गोलार्धों में पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती हैं। जेट धाराएं इनमें मौसमी भिन्नताएं होती हैं और सूर्य की स्पष्ट गति के साथ इनमें बदलाव भी आता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो सही आंसर है 13 का डी, यानी 1, 2 और 3। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा के पास है? कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, केन्या। इसके लिए हम लोगों को मैप पर चलना होगा। देखिए, ये आपकी 0 डिग्री विषुवतीय रेखा, ये इक्वेटर लाइन आ रही है, आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर आपका ये इक्वाडोर देश है। ये जो देश आप देख पा रहे हैं इक्वाडोर है और भूमध्य रेखा पर बिल्कुल चिपकी हुई राजधानी इसकी क्वेटो जो है इसकी चिपकी हुई राजधानी है बिल्कुल। कोलंबिया की बात करें, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है जो कि इक्वेटर लाइन से काफी दूर है। ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजीलिया है, तो इक्वेटर लाइन से बहुत ज्यादा दूर है। इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में केन्या में आते हैं, तो केन्या से भी आपकी इक्वेटर लाइन जा रही है। और केन्या की राजधानी नैरोबी भी, ये वाली नैरोबी जो है इक्वेटर लाइन से काफी दूर है। अब ध्यान से आप अगर मैप देखें तो आप ये पाएंगे जो इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है वो बिल्कुल भूमध्य रेखा पर ही है, जबकि बाद बाकी देशों की राजधानियां इससे काफी दूर हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 14 का बी, यानी कि इक्वाडोर। 15वां प्रश्न है, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मौसम कौन से हैं? भूमध्य जलवायु, स्टेपी जलवायु, सवाना जलवायु, ब्रिटिश जलवायु। यहां पर आपको सही कोड का चुनाव करना है। इसके लिए हम लोग मैप पर चलेंगे और मैप पर जाकर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने मैंने यहां पर मेडिटेरियन क्लाइमेट का मैप लगाया है, यानी मैंने यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु का मैप लगाया है। इसी मैप से आपको सारी जलवायु समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम मैप पर भूमध्य रेखा ड्रॉ करेंगे, यानी इक्वेटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये रही आपकी इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के आसपास वाले जो इलाके होते हैं उन इलाकों में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। सवाना जलवायु जो है भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाएगी, ना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो सवाना जलवायु जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नहीं पाई जाएगी। अब जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिण पश्चिम वाला इलाका है यहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु है। इसके उत्तर पश्चिम वाले इलाके में जो है ब्रिटिश तुल्य जलवायु पाई जाती है और यहां पर बीच वाले रीजन में यहां पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है। सवाना जलवायु जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में नहीं पाई जाती है। सवाना जलवायु जो है भूमध्य रेखा के आसपास वाले इलाकों में पाई जाती है। तो यहां पर आपका 1, 2 और 4 सही है, लेकिन 3 गलत है। तो आंसर है यहां पर 15 का ए, यानी 1, 2 और 4। 16वां प्रश्न है, भूमंडलीय पवनों का पैटर्न काफी हद तक निर्भर करता है सूर्य के प्रत्यक्ष पथ का अनुसरण करते हुए पेटियों का पलायन, पृथ्वी का घूर्णन, दाब पेटियों का उभरना, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। आपको यहां पर सही कोड का चुनाव करना है। पवन की बात करें तो गतिमान वायु को पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवन के पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य के प्रत्यक्ष पथ का अनुसरण करते हुए
पेटियों का पलायन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दाब पेटियों का उभरना, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, तो ये सभी कारक जो हैं ये भूमंडलीय पवनों के पैटर्न को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ये भूमंडलीय पवनों का पैटर्न इन्हीं पर निर्भर करता है। भूमंडलीय पवनों की गति के पैटर्न को वायुमंडल का सामान्य प्रसंचरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो आंसर है आपका 16 का डी, 1, 2, 3 और 4। 17वां प्रश्न है, तड़ित झंझा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र उष्ण दिनों में तीव्र संवहन के कारण तड़ित झंझा आते हैं। तड़ित झंझा के साथ उठने वाली गर्म वायु के तीव्र ऊर्ध्वाह की विशेषता होती है। जलवायु कारकों के आधार पर तड़ित झंझा के साथ धूल भरी आंधी या ओलावृष्टि हो सकती है। सही कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। यहाँ पर आपका पहला कथन सही है। आर्द्र उष्ण दिनों में तीव्र संवहन के कारण तूफान आते हैं। तड़ित झंझा एक अच्छी तरह से विकसित कपासी वर्षा मेघ है जो गरज और बिजली उत्पन्न करता है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। गरज के साथ उठने वाली गर्म वायु के तीव्र ऊर्ध्वाह की विशेषता होती है जिसके कारण बादल बड़े हो जाते हैं और अधिक ऊंचाई तक ये बढ़ जाते हैं। इससे भयंकर वर्षा भी होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, जब बादल ऊंचाई तक फैलते हैं जहाँ शून्य से कम तापमान रहता है तो ओले बनते हैं और ओलावृष्टि के रूप में ये नीचे आते हैं। तो तड़ित झंझा के साथ कभी कभी धूल भरी आंधी या ओलावृष्टि हो सकती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो सही आंसर है 17 का बी वाला, 1, 2 और 3। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किसका औसत एल्बिडो सबसे अधिक है? जल, वृक्ष, बर्फ या हिम, धूल। एल्बिडो एक सतह द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की मात्रा है। इसे आमतौर पर प्रतिशत या दशमलव मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। बर्फ में उच्च एल्बिडो होता है। वहीं निम्न एल्बिडो वाले पदार्थ जल, वृक्ष और धूल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का सी वाला। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मृदा भारत के दक्षिणी भाग में अधिक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्रिस्टलीय और कायांतित चट्टानों की अपेक्षा के कारण मृदा का निर्माण होता है। मृदा में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, परंतु पोटास में काफी समृद्ध है। इस मृदा की बनावट रेत मृदा में भिन्न होती है, अधिकांश दोमट होती है। उपरोक्त बिंदु निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार को संदर्भित करते हैं? काली मृदा, पीली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा। यहां पर देखिए लाल मृदा की बात हो रही है। लाल मृदा प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतित चट्टानों के अपेक्षा के कारण अस्तित्व में आई है। लाल मृदा लगभग पूरे तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्व में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, MP, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में एक छोटा नागपुर में फैली हुई है। लाल मृदा जो है भारत के लगभग 3.5 लाख किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में फैली हुई है, यानी लगभग 10.6% क्षेत्र में लाल मृदा मौजूद है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। देखिए, लाल मृदा में चूना, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटास में यह काफी समृद्ध होती है। 20वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा असम के साथ सीमा साझा करता है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। यहां पर आपको सही कोड का चुनाव करना है। देखिए, मैं यहां पर आपको मैप दिखा दे रहा हूं। एग्जाम में आपको मैप नहीं मिलेगा, तो आपको अभी से मैप की प्रैक्टिस करनी है। तो मैप पर आते हैं। यह रहा आपका असम। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं असम से कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं। इस साइड में जो है वेस्ट बंगाल टच हो रहा है, लेकिन सिक्किम टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, लेकिन सिक्किम यहां से निकल जाएगा। इधर बात कर लेते हैं, मेघालय टच हो रहा है, इधर त्रिपुरा टच हो रहा है और इधर मिजोरम भी टच हो रहा है। यानी यहां पर त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ये भी टच हो रहे हैं। यहां पे केवल सिक्किम टच नहीं हो रहा है। तो यहां पर आपका आंसर होगा 1, 2, 3 और 5। तो आंसर है आपका 20 का सी, 1, 2, 3 और 5। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवालिक रेंज लघु हिमालय और महान मैदानों के बीच स्थित है। लघु हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी ढलान मंद है, जबकि उत्तरी ढलान स्वरूप में तीक्ष्ण है। आपको यहां पर सही कथन का
चुनाव करना है कौन सा कथन सही है। हिमालय की सबसे बाहरी सीमा शिवालिक कहलाती है और यह महान मैदानों और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यह भी सही है। लघु हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला यह भी सही है। दक्षिणी ढलान मंद है। देखिए यहां पर अगर बात करें तो शिवालिक का जो दक्षिणी ढलान है ये खड़ा है, जबकि इसका उत्तरी ढलान स्वरूप में कोमल है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका एक और दो कथन सही है, तो सही आंसर है 21 का डी वाला, यानी एक और दो। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों को दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। उच्च अक्षांशों में बंद समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की तुलना में अधिक होता है। यहां पर आपको सही कोड का चुनाव करना है। देखिए पहला कथन सही है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों को दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की तुलना में अधिक भूमि के संपर्क की वजह से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। देखिए उच्च अक्षांशों में नहीं बल्कि निम्न अक्षांशों में बंद समुद्र खुले समुद्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तापमान दर्ज करते हैं, जबकि उच्च अक्षांशों में बंद समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की तुलना में कम होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो सही आंसर है 22 का ए, केवल एक। 23वां प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है। फोटोस्फीयर से ऊर्जा का विकिरण, वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति, जलमंडल में घुलित ऑक्सीजन की उपस्थिति। यहां पर आपको सही कोड का चयन करना है। फोटोस्फीयर का मतलब होता है प्रकाश मंडल, यानी किसी तारे का वह बाहरी भाग जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो प्रकाश मंडल का संबंध जो है यहाँ सूर्य से है। अब देखिए आपकी टेस्ट सीरीज बनाने वाले व्यक्ति ने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर या तो ये लिखना था कि फोटोस्फीयर से दूरी अर्थात सूर्य से दूरी। पृथ्वी जो है सूर्य से उचित दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से पृथ्वी सूर्य की बहुत ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है और पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन तो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और लगभग 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन जो है पौधों की वृद्धि में सहायक होती है और ऑक्सीजन जो है मानव जीवन के चलने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। थर्ड वाला भी सही है, जलमंडल में घुलित ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो यहाँ पर आपके दूसरा तीसरा कारण सही है। तो सही आंसर है यहाँ पर 23 का ए, यानी 2 और 3। 24वां प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे मध्य अक्षांश क्षेत्र में विकसित होते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ उच्च दाब प्रणाली है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। भारत अपनी कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 5 से 10% पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त करता है। यहां पर आपको सही कथन का चुनाव करना है कि कौन सा कथन सही है। पश्चिमी विक्षोभ मध्य अक्षांश क्षेत्र में विकसित होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विकसित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें मध्य अक्षांश तूफान या अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान भी कहा जाता है। तो यहां आपका पहला वाला कथन सही है। पश्चिमी विक्षोभ जो है ये उच्च दाब प्रणाली नहीं है बल्कि निम्न दाब प्रणालियां हैं। पश्चिमी विक्षोभ निम्न दाब प्रणालियां हैं जो पश्चिमी पवनों में अंतर्निहित होती हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। निम्न दाब जो है आमतौर पर भूमध्य सागर के ऊपर बनता है। यहां पर आपका थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा अनुमान है कि भारत अपनी कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 5 से 10% पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त करता है। तो यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है। तो सही आंसर है 24 का सी, 1 और 3। पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत में सर्दियों के मौसम में आते हैं। सर्दियों के मौसम में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के साथ जल गर्म होता है तो अल नीनो होता है। ला नीना के दौरान प्रशांत तट का पानी ठंडा होता है और इसमें सामान्य से अधिक पोषक तत्व होते हैं और यह अधिक समुद्री जीवन का समर्थन करता है। आपको यहां सही कथन का चुनाव करना है। अल नीनो की घटनाएं मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र की उष्णता से जुड़ी हुई हैं। तो यहां आपका पहला कथन सही है। ला नीना के दौरान प्रशांत तट का पानी ठंडा होता है और इसमें सामान्य से अधिक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं,
यह वातावरण अधिक समुद्री जीवन का समर्थन करता है और अधिक ठंडे पानी की प्रजातियों को ये आकर्षित करता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपके 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो सही आंसर है 25 का सी, यानी दोनों 1 और 2। तो इसी के साथ हमारा टेस्ट 20 कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को टेस्ट पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।